और मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूँ कि आओ हमारे जलसे में और पब्लिक में जाके सवाल करो कि क्यों आयो। कोई एक भी आपको ये नहीं कहेगा कि बिरयानी की प्लेट पे आए, कोई एक भी आपको ये नहीं कहेगा कीमे वाले नान पे आए, कोई एक भी आपको ये नहीं कहेगा कि हमें जन्नत के टिकट के ऑफर किया गया था या हमें होंडा 125 दिया गया था कि जनाब आपको ये देंगे अगर बंदे ले आओ। जो भी आएगा वो नजरिए के लिए आएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो एक बहुत ही ख़ास गेस्ट हैं, चेयरमैन पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी शहीर हैदर सियालवी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आपको शहीर भाई कह के बात करूं या सर कह के बात करूं? नहीं, शहीर भाई। शहीर भाई कह के बात करें। शहीर भाई, आपसे जो मेरा पहला सवाल है वो ये है कि आपने अपनी सियासत का जो आगाज़ है वो कहाँ से किया था? जहाँ तक मेरे नॉलेज में आप स्टूडेंट लाइफ से ही पॉलिटिक्स में हैं। हाँ जी, मैंने मैट्रिक और एफएससी के दरमियान में ना 2-3 महीने की छुट्टियाँ होती हैं, तो उस वक्त मैंने ATI ज्वाइन किया, अंजुमन तलबा इस्लाम, और उसकी मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियों पर रहा। फिर हमने तमाम स्टूडेंट यूनियंस में जो तगड़े लोग थे हमारे नज़रिए के, उनका अलाइंस बनाया स्टेट यूथ पार्लियामेंट के नाम से। 6-7 साल उसको लीड किया। यूँ 12 नहीं 10 साल के बाद या 11 साल के बाद हमने फिर फैसला किया कि हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, और फिर उस स्ट्रक्चर को कन्वर्ट किया पॉलिटिकल पार्टी में, और इट्स नाउ पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी, जिसको 1.5 साल हो चुका है। और हमने जो पंजाब के इंतखाबात होने थे उसके लिए 127 MPA के कैंडिडेट्स खड़े कर दिए थे, और हम उस वक्त चौथी बड़ी जमात पंजाब की उभर के आगे थे 1-1.5 साल के अंदर। जो 30 अप्रैल इसी सन के 30 अप्रैल में जो पंजाब में इंतखाबात होने थे, तो चौथे नंबर पे जिसने सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जमात ने खड़े किया था वो हम लोगों ने किए थे, 150 सियासी जमातों में से। तो अभी तो वैसे इन्होंने एक माइनस कर दी है, एक जमात है उसे कोई सुनना नहीं चाहता, तो हम टफ टाइम देंगे इंशाल्लाह ताला। पंजाब में तो देंगे, अब बाकी सूबों का हमें अभी अंदाज़ा नहीं है। रिस्पांस बहुत अच्छा है पब्लिक का, लेकिन अब वहाँ जाएंगे। अब जिस तरह शेखुपुरा में हम गए, कोई इलेक्टेबल नहीं था हमारे साथ, 25, 26, 27 साल के नौजवान थे जो हमारे कैंडिडेट थे। जलसा किया तो ताहद निगाह अवाम ही अवाम। तो हमें अंदाज़ा हुआ कि लोग अभी प्यार करते हैं, लोग हमारे नज़रिए को पसंद करते हैं। तो अब हमने हर शहर में जाना है। 12 नवंबर को लियाकत बाग में कर रहे हैं इंशाल्लाह जलसा कर रहे हैं। हाँ, 12 नवंबर को हम लियाकत बाग पिंडी में करेंगे, और उसमें तो मैं आपके तवस्सुत से भी सारे मीडिया के दोस्तों को, यूट्यूबर के दोस्तों यूट्यूबर्स हैं, और मैं कहता हूँ जो सुनने वाले हैं, आपके जानने में कोई भी जानने वाला एंकर पर्सन है, उससे आप कहें कि यार नून लीग का जलसा दिखा देते हो, पीपल्स पार्टी का दिखा देते हो, नौजवान जिन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई उसके जलसे में भी जाओ। और मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूँ कि आओ हमारे जलसे में और पब्लिक में जाके सवाल करो कि क्यों आयो। कोई एक भी आपको ये नहीं कहेगा कि बिरयानी की प्लेट पे आए, कोई एक भी आपको ये नहीं कहेगा कीमे वाले नान पे आए, कोई एक भी आपको ये नहीं कहेगा कि हमें जन्नत के टिकट के ऑफर किया गया था या हमें होंडा 125 दिया गया था कि जनाब आपको ये देंगे अगर बंदे ले आओ। जो भी आएगा वो नजरिए के लिए आएगा, और आपको फर्क नजर आएगा कि दूसरी सियासी जमातों का कैंडिडेट और हमारी सियासी जमात पाकिस्तान नजरियाती पार्टी का वर्कर, जो आम ले मैन उस जलसे में होगा, 10 साल के बच्चे से लेकर 60-70 साल के बाबे तक, वो हमारा वर्कर लॉजिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा दूसरे जमातों के कैंडिडेट से इंशाल्लाह। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपका पहला जलसा होना है आपकी पार्टी ना? हमारे जलसे पूरे पाकिस्तान में, लेकिन पिंडी फिर पिंडी है ना जी, जो पिंडी में मजबूत है वो फिर पाकिस्तान में मजबूत है। अब लियाकत बाग का तो तारीख ऐसी है कि लियाकत अली खान यहाँ जलसे किया करते थे, शहीद मोहतरमा ने किया, भुट्टो हर साल के बाद लियाकत बाग आके आवाम की नब्ज चेक करता था कि आवाम क्या सोच रही है। तो यहाँ तो जलसा करने के लिए बड़ा जिगर गुर्दा चाहिए होता है। तो अल्लाह ने करम किया, हमने ऐलान तो कर दिया, और अल्लाह करम करेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह लाज रखेगा। यकीन है कि आपका जो जलसा है वो कामयाब रहेगा? हम नवाज शरीफ के मीनारे पाकिस्तान वाले जलसे से ज़्यादा कामयाब जलसा करेंगे, इसकी हमें गारंटी है इंशाअल्लाह ताला। अच्छा शहीर भाई, आप मुझे ये बताएं कि आपको सियासी पार्टी बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई थी? यार आप मुझे ये बताएं ना कि जब कमर जमान कायरा, यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ जैसे सीनियर पॉलिटिशियंस बिलावल के पीछे यूँ हाथ बांध के गुलामों की तरह खड़े हों, तो फिर हम पीपल्स पार्टी में जाएंगे तो हमारी तो क्या कोई वक़्त ही नहीं होगी। फिर आप ये देखें कि जहाँ पर आप ख्वाजा साद रफ़ी को देखें, एहसन इकबाल जैसे ज़ीरक सियासतदानों को देखें, चौधरी निसार या शायद खाकान अब्बासी को देखें, वो हाथ बांध के मरियम के पीछे खड़े हुए गुलामों की तरह। तो जब उन सियासतदानों का ये हाल है तो हम नौजवान वहाँ जाएंगे, हमें तो कदमों में जगह ना मिले, क्योंकि मरूसी सियासत है, बादशाहत बनाई हुई है, बाप की जागीर बनाई हुई है।
तो हम तो फिर इनके बाप की जागीर के वो इनके बाप के गुलाम तो नहीं है ना। हम तो अपना एक नजरिया रखते हैं, हम कहते हैं हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, बादशाह के महल में गुलाम बन के रहने से बेहतर है इंसान अपनी छोटी सी झोंपड़ी का बादशाह बने, दिलेरी के साथ आंखों में आंखें डाल के सीना तान के बात करने के काबिल हो। देखें ना इनमें हमें फ़र्क क्या है, ये हमसे भी ज़्यादा सोने हैं, ये हमसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हमसे ज़्यादा इनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है। हमारा एक्सपीरियंस मरियम और बिलावल से ज़्यादा है पॉलिटिक्स में। हम उम्र में ठीक है वो हमारी दादी नानी की उम्र के होंगे, लेकिन भाईजान एक्सपीरियंस की बात हो तो हमने स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आगाज किया, हमने वॉल चॉकिंग अपने हाथों से की। गो सही है या गलत, हमने लेवी ग्लू अपने हाथों से मैदे को आटे को उबाल के और उसमें चीनी मिक्स करके लेवी और वो चिपकाने वाले पोस्टर्स हमने अपने हाथों से चिपकाए हैं। हम लोगों ने एक एक बाइक पे 4-4 लड़के बैठ के जाते थे, सुजुकियों से लटक के जाते थे अपने जलसों में। जून जुलाई की जो गर्मियाँ सिबी और डेरा बुकटी के रेगिस्तानों में हमने वहां निकल के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जब गले काटे जाते थे। जनवरी की दिसंबर की सर्द रातें इस्लामाबाद के धरने दे के हमने गुजारी। औरत मार्च पे पाबंदी लगवाने में हमारा कलीदी किरदार था। फ्रांस और हॉलैंड के गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ OIC और UN में रेजोल्यूशन पास करवाने में हमारा अपारा के धरनों का कलीदी किरदार था। तो इजराइल का झंडा एक बंदा लगा के बैठा हुआ था इस्लामाबाद में, 27 दिन से किसी की जरूरत नहीं थी उसे उठाए। वो वीडियो आपकी काफी वायरल हुई। हमने जाके उसे थप्पड़ मारे, झंडा फाड़ा, दुनिया को बताया कि हम इसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे इस बात पे। लिहाजा हमारा एक्सपीरियंस तो उनसे ज्यादा, इनका क्या एक्सपीरियंस है? सिर्फ ये कि बाप की एक गदी बनी हुई है, उसके बाद आके ये गदी नशीन बन गए और सियासी जमात के चेयरमैन है। ये तो आप मरूसी सियासत की जो बात कर रहे हैं, तो अगर हम PTI की बात करते हैं तो उसमें तो मरूसियत कहीं नजर नहीं। हाँ, तो खान के बाद मुझे बताएं ना, आप किसको लीडर मानेंगे PTI में? शाह महमूद को मानेंगे, असद उमर को मानेंगे, फवाद चौधरी को मानेंगे, शीरी मजारी को मानेंगे, किसको मानेंगे? वो तो डिवाइड हो गई। फवाद चौधरी तो रहे भी नहीं। देखे ना, जिस बंदे ने एस्टेब्लिशमेंट से उसकी लड़ाई कराई सबसे पहले वो भागा। हाँ। जिस बंदे की वजह से लड़ाई हुई बाजवे और खान की, वो तो उस्मान बुज़दार था, सबसे पहले उसने दौड़ लगा दी, एक दिन के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। तो खान का जो फेलियर था वो ये था कि वो दोस्तों और दुश्मनों में, दोस्तों और चापलूसों में फ़र्क नहीं पहचान सका। उनके बारे में ये भी था कि वो कान के थोड़े कच्चे हैं, बहुत कच्चे जी। आप ये देखें, अली मोहम्मद खान जैसे सिंसियर लोग, अफरीदी जैसे सिंसियर लोग, उन्हें अपनी किचन कैबिनेट में इतनी ऐड किया गया था। अफरीदी को मेरे ख्याल है 2-4 महीनों के लिए इंटीरियर मिनिस्ट्री दी गई, उसके बाद उठा के पार फेंका। तो आप ये देखें, अली मोहम्मद खान जैसा सिंसियर बंदा अभी साथ उनके खड़ा हुआ है, उसको उन्होंने कितना करीब नहीं लाया, उसका तो टिकट खतरे में पड़ा हुआ था। वो तो हम लोग PTI के मुखालिफ होते हुए भी हमने कहा यार इसको टिकट दो, कि एक ही तो आप में कोई बंदे का पुत्र है जो अच्छा बंदा है, जो इस्लाम पाकिस्तान की बात करता है, दर्द रखता है, बाकी तो लोटे लपाड़े आपने इकट्ठे किए हुए नून पीपल्स पार्टी से। तो खैर, खान अगर इस चीज़ ये गलती ना करता तो आज वो उसकी हुकूमत ना गिरती। तो ये तो चले हो गया, आपको ज़रूरत क्यों महसूस हुई पार्टी बनाने की? आपकी पार्टी का मंशूर क्या है? देखिए, हमारा मंशूर एक खुद मुख्तार पाकिस्तान है जो अपने फैसले खुद करे। मैं एक गरीब आदमी हूँ, मुझे आप पिंड के चौधरी हैं, मैं भूखा प्यासे मेरे बच्चे मर रहे हैं, तो मुझे आपसे इजाज़त नहीं लेनी चाहिए कि मैं इस दुकान से 600 रुपए का माल खरीदूँ, मुझे वही माल इस दुकान से 200 का मिल रहा है, मैं क्यों ना खरीदूँ? मैं भूखा मर रहा हूँ भाई। मसला ये है कि हम फलां मुल्क से तेल खरीदेंगे 300-350 रुपए में, पड़ोस में ईरान बैठा हुआ 100 रुपए में उससे नहीं खरीदेंगे, क्योंकि इन्होंने बाप बना के रखा हुआ है अमेरिका, वो नाराज़ हो जाएगा। दुनिया से ट्रेड करेंगे अफगानिस्तान के साथ जनाब, हम पींगे नहीं बढ़ा सकते क्योंकि जनाब अमेरिका जो बाप बनाया हुआ वो नाराज़ हो जाएगा। तो अगर आपको मौका मिले हम ये सारे काम करेंगे। अच्छा चले, मैं आपसे एक ग्राउंड रियलिटी पर बात करता हूँ। हमने जैसे देखें, हमने IMF से कर्जा लिया है, माने ना माने आपको पता है IMF के पीछे अमेरिका और इसराइल ही बैठे हैं, वो इसको चला रहे हैं। तो अब जब हमने जिसके हम कर्जदार होते हैं ना, हम उसको आंखें नहीं दिखा सकते, वो हमें आंखें दिखा सकते हैं, वो दिखा सकते हैं। कल को अगर आपको हुकूमत मिल जाती है, आप पावर में आ जाते हैं, आपकी जो पार्टी है पार्लियामेंट्री पार्टी बन जाती है, तो बातें करना तो मतलब माजी में और ही काफी लीडर्स हम कर्जा पहले उतारेंगे फिर ये काम कर लेंगे। 10 करोड़ से ज्यादा असासा रखने वाले लोगों का 10% रियासत की मलकियत करार दे दिया जाएगा, ये रेजोल्यूशन ले आएगी। जिस तरह जर्मनी में हुआ था, 1/4 ऑफ द एंटायर प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू स्टेट। हम कहते हैं 1/10 ऑफ द एंटायर प्रॉपर्टी ऑफ दोज पीपल जिनके असासे 10 करोड़ से ऊपर है, वो स्टेट की प्रॉपर्टी है। अगले दिन कर्जे उतर जाएंगे। मलिक रियाज का 10% रियासत को दे दो ना, कर्जा उतरता है कि नहीं उतरता? नहीं उतरता है वो तो DHA का जितना ज़र मुबादला होता है उसका 10% रियासत को दे दो, कर्जा उतर गया। अस्करी के जितने वो बने हुए हैं, गौरी टाउन जितने बने हुए हैं, फलाने टाउन, ढिमकाने टाउन, ब्लू वर्ल्ड, ये वो जितनी सोसाइटियाँ बनी हुई है, 10% रियासत की मलकियत कर दो, कर्जा अगले दिन उतर जाएगा। लोग अपने 10 की क्या 20% भी देने को तैयार होंगे जब उन्हें पता होगा कि वजीर आजम भी दे रहा है,
जब उन्हें पता होगा कि आर्मी चीफ भी दे रहा है, जब उन्हें पता होगा कि चीफ जस्टिस भी दे रहा है, सदर मुमलिकत भी दे रहा है, तो आवाम तो अपने जेवर उतार के देगी। क्या तरीके पाकिस्तान के लिए माओ ने ऐसा नहीं किया? ऐसा किया था, मगर ट्रांसपेरेंसी होगी, आवाम देगी। मगर शायद भी बातें मतलब करना थोड़ा आसान मुझे है। बताए ना, मैं आपको बताऊं, मैं बातें ना करूं क्या करूं? इस वक्त तो मैं अपोजिशन में बैठा हूं, अभी मैं बंदूक पे तो नहीं कह सकता। ऐसी बात नहीं है, माजी में हमारे आप अगर हिस्ट्री उठा के देख लें, जितने भी लीडर्स आए हैं, उन्होंने ये मॉडल दिया ही नहीं है। नहीं, बातें सब ने की है ना। नहीं, उन्होंने क्या कर्जे उतारेंगे, ये नहीं बताया कैसे उतारेंगे, हमने तो बताया कैसे उतारेंगे। अच्छा, ये जो आपकी पार्टी के परचम में जो डिफरेंट कलर्स हैं, इसकी कोई खास वजह है? हाँ, इसमें ये 3 कलर्स का हमारा परचम है जी। ये है ग्रीन, रेड एंड गोल्डन। जो ग्रीन कलर है ये इसकी निस्बत है गुंबद खजरा शरीफ से और पाकिस्तान का कलर है। अच्छा। रेड कलर हमारे शहदा की तर्जुमानी करता है और गोल्डन कलर रोज़ा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तर्जुमानी करता है, डॉम ऑफ रॉक की तर्जुमानी करता है कि हर दौर के यजीद से लेंगे, टक्कर लेंगे हम, हर दौर के फ़िरौन से टक्कर लेंगे, हर दौर के मैं समझता हूँ दजाल से टक्कर लेंगे, हर दौर के जालिम जाबिर कुव्वतों के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। ये हमारा फ़लसफ़ा ये है कि फिर शोर सलासिल में सुरूर अज़ली है, फिर पेश नज़र सुन्नत सज्जाद वली है, कब अश्क बहाने से कटी है शब हिजरा, कब कोई बला सिर्फ दुआओं से टली है, हम राह रवे दश्त बला रोज़ अज़ल से और काफ़िला सालार हुसैन इब्न अली है। तो हमारा तो मैनिफेस्टो ये है कि हम लोगों ने इनसे टक्कर लेनी है, और हमारा मैनिफेस्टो ये है कि अल्लाह ने जब भी मौका दिया हम बाइख्तियार हुए, हमने उम्मत को गैरत दिलानी और अल-कुद्स वापस हासिल करना है इंशाअल्लाह। मस्जिद अल-अक़सा वापस हासिल करनी है। इफ़ मस्जिद अल-अक़सा इज़ नॉट सेफ देन देयर नेक्स्ट टारगेट वुड बी मक्का एंड मदीना। तो हमें आज से मोहतात हो जाना चाहिए। अमेरिका कहता है कि अटैक ऑन इजराइल इज़ एन अटैक ऑन अमेरिका, देन वी मस्ट से कि अटैक ऑन पैलेस्टाइन इज़ एन अटैक ऑन पाकिस्तान। Attack on Palestine would be considered as an attack on Turkey, as an attack on Iran, as an attack on Saudi Arabia, as an attack on Afghanistan, Libya, Syria and Lebanon. Why don't we say it? मगर जो बयानिया ईरान का है वही आप वाली बात है, वो पाकिस्तान का बयानिया क्यों नहीं है? ईरान बिल्कुल खुल के मैं बताऊँ, ईरान का बयानिया अच्छा आ गया, यमन का आ गया, अफगानिस्तान का आ गया। इन लोगों के पास शायद इतने वसाइल ना हो, लेकिन गैरत है। हुकूमत के पास गैरत है, हमारे पास सब कुछ है, गैरत नहीं है। तो गैरत है बड़ी चीज़, जहान है तगो दो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। मतलब आप ये देखे ना, इकबाल कहता है कहाँ से तूने ये दरवेशी सीखी है, कि चर्चा बादशाहों में है तेरी बेनियाजी का। तो दरवेशी बहुत बड़ी नेमत होती है और गैरत बहुत बड़ी नेमत होती है। ये अगर हो तो कैसर व कसरा के मोहल्लात यूं, ये अगर हो तो फिर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी बैतुल मक़दस फतह कर लेता है। ये गैरत अगर हो तो तारिक बिन ज़ियाद के दुश्मन का लश्कर 10 गुना बड़ा होता है, बट तारिक बिन ज़ियाद जाके फतह कर आता है। वो हस्पानिया से मुड़ता नहीं है, वो कश्तियाँ जला देता है अपनी। गैरत होती है तो फिर नूरुद्दीन जंगी इतना बड़ा स्टेप ले लेता है। गैरत होती है तो फिर आप देख लें माजी में जो कुछ हुआ, हमारी तारीख बड़े सुनहरे हरूफ से लिखी गई है। गैरत होती है तो फिर एक छोटा सा काई कबीला जो है पूरी सल्तनत उस्मानिया बना लेता है। तो इट डिपेंड्स ऑन गैरत। वो इन हुक्मरानों में अगर होती तो हम सियासी जमात ना बनाते, इन्हीं की तकलीद करते हैं। अच्छा शेर भी, आप शायरी बड़ी अच्छी कर लेते हैं, और आपके जब अंदाज़े बयां है ना, मतलब शोला बयानी है, ये आपने कहाँ से सीखी है? ये हालात ने सिखा दिया, हालात ने सिखा दिया, ये रगड़े खा खा के सीख लिया। ये शोला बयानी नहीं होती जी, हम में और ख़तीबों में फ़र्क है। वो आवाम को उकसाते हैं, चंदा बटोरते हैं, चले जाते हैं, रेट तय करके जाते हैं। हम अपने जज्बात का इजहार करते हैं, हम अपने दुख, दर्द और तड़प का इजहार करते हैं। अगर आपसे मैं यहीं से कुछ एक दो सख्त सवालात करूं, पूछें, जो मर्जी पूछना है आप यूथ में पॉपुलर हो रहे हैं, और कल को अगर आपको पॉपुलैरिटी और मिल जाती है, इतनी मिल जाती है कि आपकी जो पार्टी है पार्लियामेंट्री पार्टी बन जाती है, और आपको पार्लियामेंट में नुमाइंदगी मिल जाती है, और कल को ऐसा वक्त भी आता है आपको हुकूमत बनाने का मौका भी मिल जाता है, तो क्या आप अपने इस बयानी पे कायम रहेंगे कि मैं यूथ को साथ लेके चलूंगा, या कल को आप भी माजी के लीडर्स की तरह मेरा बयानिया ये होगा साथ मिला लेंगे? मेरा बयानिया ये होगा कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत बने, चाहे यूथ के साथ मिला के बने, चाहे वो बाबों को साथ मिला के बने। कुछ जगहों पे हमें बाबे पकड़ने पड़ेंगे, और या मकबूल जान जैसे लोग, आशिर अजीम जैसे लोगों को कनाडा से बुलाना पड़ेगा, आओ ब्यूरोक्रेसी रिफॉर्म्स पे बात करो, उसे तुम्हें हम इख्तियार देते हैं कि करो। और या मकबूल जान साहब को कहना पड़ेगा कि जनाब आप आएँ, बंद करें अपना शो, हमें आपकी ज़रूरत है रियासत पाकिस्तान को। क्या ज़रूरत है?
कि आप ब्यूरोक्रेट रहे हैं एंड यू नो कि क्या फ्लॉज हैं, उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, पूरा इख्तियार हम आपको देते हैं। जैसे नज़ीर अहमद गाजी साहब को कहना पड़ेगा कि सर अब प्रोग्राम बंद करें, अब आपको पूरा इख्तियार है, ये आपकी लॉ मिनिस्ट्री पड़ी हुई है, ठीक कर दें जुडिशरी के निज़ाम को। हमें कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स लेने होंगे और वो अपनी खिदमत देने को तैयार होंगे पाकिस्तान के लिए, चाहे ABC कोई पार्टी उनके पास चली जाए। अगर उन्हें नज़र आए सिंसेरिटी वो करेंगे। आगे मैं आपको बता दूं, डॉक्टर इसरार अहमद, डॉक्टर तारुल कादरी, तकी उस्मानी साहब, इनकी टीमों को हम पकड़ेंगे, इन्हें कहेंगे आपने सूद के मुतरादिफ जो एक इस्लामी निज़ाम लाया है इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस का, वो दौरे हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक कैसे चल सकते हैं, आए उस पर डिबेट करते हैं, मुश्तरका तौर पे मुतफ़िका तौर पे इसे इम्प्लीमेंट कराएं पाकिस्तान में। मलेशिया इंडोनेशिया में इस पे सेमिनार्स हो सकते हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं इम्प्लीमेंट? अच्छा, सूद के खिलाफ तो शरीयत कोर्ट ने फैसला भी दिया है सर। तो इम्प्लीमेंटेशन मैं आपको बताता हूँ ना, आपने दुनिया के साथ सर्वाइव भी करना होता है, किन टॉपिक्स पे करना है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, ये हमारी गवर्नमेंट्स को पता ही नहीं है। वो गुलाम के गुलाम है, उन्हें ये पता है कि जी PTI वालों की जो है ना वो वीडियोस किस तरह आउट करनी है, और PTI को ये पता है कि नून वालों की कॉलें कैसे टैप करनी है। इनको और पाकिस्तान की फिक्र होती तो क्या ही बात होती। तो बाकी दुनिया में तो शरह सूद जो है, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें शरह सूद कम है, और हमारे मुल्क में शरह सूद उतना मतलब बहुत ही ज़्यादा है। सर इस सब का सोल्यूशन वही है जो मैंने आपसे अर्ज़ किया, एक्सपर्ट्स की टीम पकड़े जिन लोगों ने दर्द रखा हुआ है इस्लाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, इनको लेंगे। डॉक्टर AQ खान ने क्या कहा था कि अगर उससे पूछा कि आप मुल्क का निज़ाम बेहतर करना हो क्या करेंगे, आपको सदर बनाते हैं, उसने कहा आई वुड प्लेस राइट पर्सन एट द राइट प्लेस। हम यही करेंगे और ख़ुद सुकून से बैठ जाएंगे। अच्छा शेर भी, ये जो आजकल मुल्क के हालात चल रहे हैं, नौजवान हमारे जो हैं काफ़ी मायूस हो चुके हैं। एक और चीज़ मैं भूल जाऊँगा, फ़ौज और सिविलियन का बड़ा गैप हो चुका है इस वक्त, बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए अगर हमें मौका मिला तो हमने जनरल नासिर खान जंजुआ जैसे ऑफिसर्स को ऑन बोर्ड लेना है कि आप ऑफिसर्स की ट्रेनिंग करें कि आप जब थे कोर कमांडर बलूचिस्तान तो फौज से नफरत तो थी लोगों में, तो चौकियों पे जो कुछ होता था बाकी होता था या इंडियन प्रोपेगेंडा होता था, वो खत्म कैसे हुई अचानक? लोगों ने आप ही को कोर कमांडर को CM मानना शुरू कर दिया, गवर्नर मानना शुरू कर दिया, और आपको एक अपना रूहानी पेशवा मानना शुरू कर दिया। एंड दिस इज व्हाट आई हैव सीन इन बलूचिस्तान। तो ये बाकी जर्नलों और आप में फर्क क्या है? वो भी वही कुछ पढ़ के आए, रवैये का फर्क है। He knows how to deal with people। एक जनरल साहब DGFC ने रहा, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, गिलगिती उसे भाईजान बोलते थे, एंड हाँ दे वर वेरी मच फ्रैंक विद हिम, और वो उनका किसी के नलके का भी मसला होता था तो उसके PA को कॉल कर रहे थे, यार जनरल साहब को बोले हल करे, एंड ही नेवर माइंड। अच्छा, जहां आपकी चौकियों पे तुम कह के बात की जाती है पठानों बलोचों से, वहां आप कह के बात कर दी जाए, पाकिस्तान के आधे मसले हल हो जाएंगे। तो सिविल मिलिट्री गैप जो है, देखो अयूबी ने क्या कहा था कि आपने कौम को शिकस्त देनी है, किसी भी कौम को, तो उसकी फौज और अवाम में नफरत पैदा कर दें। अब मुझे ज़रूर इख्तलाफ होगा इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी से, लेकिन बट आई एम पाकिस्तानी, तो मैं चाहूँगा कि मेरी इस्टेब्लिशमेंट और अवाम में नफरत ख़त्म हो। उसके लिए जनरल नासिर खान जंजुआ जैसे लोगों की एक्सपर्टीज लेनी पड़ेगी। उनको कहना होगा कि आप सबसे पहले इन ऑफिसर्स की ट्रेनिंग करें, देन टेल देम कि हाउ टू डील विद पीपल। फिर ऐसे इलाकों में KP में, बलूचिस्तान में, GB में, जहाँ इस तरह के इश्यूज क्रिएट होते रहते हैं, वहाँ आप लोग ऐसे जनरल ऑफिसर्स करें जिनको अपॉइंट करें, एज ए कोर कमांडर भेजें, एज ए GOC भेजें, एज ए IGFC भेजें, जिनको पब्लिक डीलिंग आती हो। वो अपने आगे सूबेदारों को, मेजरों को आगे ना करें कि यू डील विद मशरान, तो मशर भी तो इज्जत महसूस करता है कि वो कोर कमांडर खुद डील कर रहा है। वो बलोचियों को आप देखें ना, या जो पश्तून हैं, मतलब जिनके इनके साथ मिलिट्री के साथ जो उनका वो नफरत है, वो यही कहते हैं हम बलोची हैं और ये पंजाब से आया हुआ है और ये हमें। मैं आपको बताऊं, नासिर खान जंजुआ भी तो बाहर से आए थे। इखलाक मैटर्स अ लॉट। आपका इखलाक अच्छा है ना, मैं भी डेरा बुकटी जब गया था ना, तो वो जो बलोच ट्राइबल्स हैं वो मेरा ख्याल है सदर वजीर आजम के अलावा किसी को दस्तार नहीं पहनाते। मुझे 20 साल की उम्र में बलोच ट्राइबल्स ने अपनी दस्तार हमारे सर पे रखी थी। मैंने उस वक्त जलसा करके इंडियन एजेंट्स को ललकारा था कि आओ मेरा मुकाबला करो, मैं डेरा बुकटी में खड़ा हूँ। तो मेरे लिए मसला नहीं है, तो फिर इनके लिए भी नहीं होगा। आप इज्जत दें, आपको इज्जत मिलेगी। आप बॉस बनेंगे तो वो आपसे बड़े बॉस हैं, वो आपसे पहले के हैं। आप अभी बने 40 सालों में, वो 100 सालों से बॉस बने हुए, तो वो फिर ईगो हर्ट होगी। जहाँ ईगो हर्ट होती है रियासत को नुकसान होता है। दो भाइयों की लड़ाई होती है, एक जीतता है दूसरा नहीं हारता। दो भाइयों की लड़ाई में माँ हार जाती है, माँ रियासत पाकिस्तान। अच्छा शहीद भाई, ये जो 9 मई वाला वाकया हुआ था, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं होना चाहिए था। इदारों और अवाम का टकराव जो है, क्या ये ठीक अमल है या ये नुकसानदेह हमारे मुल्क के लिए? मैं आपको एक बहुत कैटेगोरिकली बात बताऊं, क्या इदारा और अवाम आपस में लड़ जाए
उसका फ़ायदा किसको और नुकसान किसको। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि 9 मई सही हुआ था या गलत हुआ था। डेफिनेटली गलत हुआ था। तो आप मजम्मत करते हैं इसकी? मैं समझता हूँ नफ़रतें कम होनी चाहिए। जो शहदा की तस्वीरों की तौहीन हुई वो नहीं होनी चाहिए। वो नहीं होनी चाहिए। आप ये देखें ना, आपको ठीक है किसी जर्नैल और उसकी पॉलिसी से इख्तलाफ है, यू कैन स्पीक अगेंस्ट हिम, किसने रोका है? लेकिन शहदा की तस्वीर और वो फिर एम आलम के जहाज़ के साथ जो कुछ हुआ, दिस इज़ ह्यूमिलिएटिंग, दिस ह्यूमिलिएशन जिसको इंडिया ने आज तक हाथ नहीं लगा सका, वो उसे हमारे अपने लोग तोड़ रहे हैं। तो वो लीडरशिप को चाहिए कि अपने कारकुनान की ये तरबियत करे कि इख्तलाफ किस हद तक होना चाहिए, उसको तयन ज़रूर करे कि इख्तलाफ का इजहार किस हद तक होना चाहिए, कोई ऐसा काम ना हो जिससे रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुँचे। अच्छा, एक कड़वा सवाल करूँ शहीद भाई, आपके बारे में एक तासुर अवाम में पाया जाता है, मतलब इल्ज़ाम क्या लें इसको, कि आपको एस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया है। एस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया, पता नहीं कितनी हकीकत है। उन लोगों से ये तो पूछे ना यार, 1.5 साल हो गया एस्टेब्लिशमेंट ने जियो न्यूज़ को नहीं भेजा कि मेरा इंटरव्यू नशर करे। एस्टेब्लिशमेंट ने आज तक एयर वाई को नहीं भेजा, बोल को नहीं भेजा मेरा इंटरव्यू नशर करे। अब एस्टेब्लिशमेंट जहांगीर तरीन को अगर लॉन्च करती है लोगों के मुताबिक, तो जहांगीर तरीन सुबह कितने बजे उठता है, ऑमलेट पे क्या लगाता है, ब्रेड पे क्या लगाता है, वो अलीम खान क्या करता है, परवेज़ खटक जो है उसके सर पे कितने बाल हैं, उसका कद बुत कितना है, ये सारा तो जियो न्यूज़ सारा दिखा रहा होता है, एयर वाई वाले दिखा रहे होते हैं, समा वाले दिखा रहे होते हैं। तो हमारा कुछ नहीं बताया जाता, हालांकि हमारे मजमे उनसे ज़्यादा बड़े होते हैं। तो समझने की बात है ना, पूछने वाला सवाल है कि यार अगर एस्टेब्लिशमेंट हमारे पीछे है तो हम पे जो हर 2 महीने बाद पर्चे हो जाते हैं और गिरफ्तारियाँ हो जाती हैं, तब एस्टेब्लिशमेंट कहाँ जाती है? अपने एजेंटों का इतना भी ख्याल नहीं करती। और एस्टेब्लिशमेंट, अजीब बात है कि मुझे अभी भी अक्सर जगहों पे दूर सफ़र करने के लिए ड्राइवों पे जाना पड़ता है कि हमारे पास 25-25, 30-30 हज़ार रुपये अपनी गाड़ी का पे करने के लिए पेट्रोल नहीं है कि हर दूसरे दिन लाहौर के दौरे कर रहे हो। तो एस्टेब्लिशमेंट कुछ तो मेहरबानी करे ना, अगर उसका एजेंट है ही हम, तो ये एक गुमान है। लोग कहते हैं, उन्हें कहने दें, हम क्या कर सकते हैं। लोग नहीं जानते हमारे 12 साल की जदोजहद क्या है। हाँ वाकई नहीं, कई लोग नहीं ज़्यादा अवेयरनेस नहीं तो लोग अगर नहीं जानते, इसमें हमारा कसूर तो नहीं है। हम तो लगे हुए 12 साल से इंटरनेट पे सर्च करें, हमारी दाढ़ी मूछ नहीं थी, हम तब भी यही बातें करते थे। अब 4 बंदे हमें देखने लगे, हम तब भी यही बातें कर रहे हैं। तो कुछ लोगों ने जिन्होंने पहली बार देखा, उनके जहन में यह कि अचानक कैसे मशहूर हो गया। उन्हें नहीं पता कि उन्होंने मेरे पाँव के रॉड्स नहीं देखे, मेरे पाँव में छाले नहीं देखे, मेरे वो बाजुओं में रॉड्स नहीं देखे, प्लेटें जो डली हुई हैं वो नहीं देखे, मैं किस हाल में ज़िंदा हूँ, क्या कुछ नहीं हुआ हमारे साथ, क्या कुछ कौन सा पर्चा ऐसा जो हम पे नहीं कटा, तो नहीं देखा हमारी जदोजहद, तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, गिरफ्तारी वाले बात से मुझे चीज़ याद आई थी कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में आप पे गिरफ्तारी डली थी। 2 बार हुआ। 2 बार हुआ था। थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को अगर आप बताएं उस बारे में। सर हमें तो पकड़ा, 2-3 घंटे टॉर्चर किया, आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, 2-3 ऑफिसर्स ने आके इंटरव्यू किया। अच्छा, कि आप माजरत करें जो आपने बयानात दी हैं। तो मैंने कहा सर माजरत वीडियो मैसेज में तो हम नहीं कर सकते। वो जो बादशाही मस्जिद के बाहर वो जो हुआ था, मुख्तलिफ एस्पेक्ट से, मस्जिद वज़ीर खान के बाहर जो एक वज़ीर इनका नाच पड़ा था, उसके खिलाफ हम निकले। मस्जिद वज़ीर खान, गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ हम निकले। तो उन्होंने कहा आपकी स्पीचेस बड़ी सख्त होती हैं, आप माजरत करें, आइंदा आप इस तरह नहीं करेंगे। मैंने कहा यार ये चीज़ें हम वीडियो मैसेज में तो नहीं देंगे। उन्होंने कहा नहीं तो आप पे दहशतगर्दी का पर्चा होगा। मैंने कहा ठीक है, गो फॉर इट, दहशतगर्दी का पर्चा हो जाएगा। तो मुझे वो उस वक्त जो ऑफिसर था पुलिस का, ही सेट के 2 या 4 साल बाद आपसे मुलाकात होगी। 780A अगर दरख्त पे भी लिखा जाए, पुलिस वाले कहते हैं तो वो भी सूख जाता है। ऐसा ही है। मैं कहा ठीक है, 2-4 साल बाद मिल लेंगे भाई, क्या हो गया। कम अज़ कम बुज़दिलों की तरह बयान दे के मजम्मत करके बाहर आ जाऊँ, तो ये तो काम हमसे नहीं होता। तो हमने कहा नहीं जी, हम बयान नहीं देंगे। तो कितने दिन आप उनकी हिरासत में रहे थे? मैं 10वें दिन बाहर आ गया था। अच्छा, एंटी टेररिज्म कोर्ट में गया तो जज साहब के सामने जब मैंने अपना मुद्दा सारा पेश किया, तो जज साहब ने तफ्तीशी से पूछा, हाँ भी ये पुत्र तुम्हें दहशतगर्द नजर आता है? मैं कहा नहीं सर। उसके फिर पर्चा क्यों किया है? वो कहता वो तो ऑर्डर आया है। तो जज साहब को अल्लाह जिंदगी दे, उन्होंने कहा बेटा आई डोंट वांट टू स्पॉइल योर फ्यूचर, बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। वो खारिज किया मुकदमा। तो जुडिशरी में बड़े अच्छे लोग भी मौजूद हैं, बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं जो आज भी चाहते हैं कि मुल्क का निज़ाम बेहतर हो। तो बस ये है कि कुछ अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ के हाथ बंदे होते हैं ड्यू टू सम रीजंस। अच्छे लोग हर जगह, पुलिस में बहुत अच्छे ऑफिसर्स मैंने देखे, जवान बड़े देखे, ब्यूरोक्रेसी में कई ऐसे दर्द रखने वाले लोग मैंने देखे। तो अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं, जहाँ बुरे हैं वहाँ अच्छे लोग भी हैं जो आपके नज़रिए को सपोर्ट करते हैं।
जो आपसे शायद ना मिले हो, लेकिन आपके पीठ पीछे भी आपको सपोर्ट करते हैं। तो वो लोग जो उस टाइम पावर में थे, हाँ। जिनका आपके साथ डायरेक्ट मसला हुआ था, मैं नाम ले लेता हूँ, फवाद चौधरी, ठीक है, आज वो किधर हैं, आज वो किस मैं तरह भाग आपको रहे हैं? बताऊं, आज मैं क्या उनके कहेंगे खिलाफ आप? मैं कुछ नहीं कहूँगा, आज उन पे बुरा वक्त है। मैं कमजरफी नहीं शो करूंगा उनके खिलाफ। ये तो आपका ज़र्फ है कि आप मैं कुछ नहीं कहना करूंगा, चाहेंगे। मैं नहीं। मुझे जब मैंने देखा ना फवाद चौधरी अपनी बेटी से मिला था, उसकी आंखों में आंसू थे, तो वही हाल मेरा था जब मैं अपने बेटे के मिला था। तो आई कैन फील हिज पेन बिकॉज आई फेल्ट इट, मैंने खुद फील किया। तो मैं इसलिए देखें, बच्चे सबके सांझे होते हैं और मैं कमजरफी नहीं करूंगा। शायद अगर मैंने कुछ इस तरह किया होता, आज उनके पास मौका होता, वो कुछ और करते, लेकिन हमने अपने वर्कर की तरबियत इस तरह नहीं की। हमने कहा हम इख्तिलाफ रखेंगे, जिससे भी रखेंगे दलील की बुनियाद पर रखेंगे, ज़ातियात पर नहीं रखेंगे। तो कल को अगर आपको मौका मिलता है, मतलब पावर मिलती है, तो आप बदले की सियासत नहीं? मैं माफ़ कर दिया, माफ़ कर दिया। कुछ चीज़ें कुदरत पे छोड़ी जाती हैं। अच्छा शहीद भी, एक सवाल था, वो थोड़ा सा आपको मिसअंडरस्टूड हो गया था। मैंने आपसे कहना था कि अगर कल को आपको मौका मिलता है तो इलेक्टेबल्स, जिन्हें हम लोटे कहते हैं, अगर आपको उनको साथ मिलाना पड़ा हुकूमत में आने के लिए, तो उनके साथ डिपेंड करेगा उनकी आइडियोलॉजी क्या है। डिपेंड करेगा, कोई पैदाइशी हमारी जमात का नहीं होता। हमें बने हुए 1.5 साल हुआ, जो उससे पहले किसी जमात में था तो उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। डिपेंड करेगा कि उसने क्या मुल्क का पैसा लूटा है कि नहीं लूटा। डिपेंड करेगा कि क्या उसने मुल्क की खारजा पॉलिसी को बेचा या नहीं बेचा। डिपेंड करेगा कि उसने मुल्क के राज बेचे या नहीं बेचे। अगर नहीं इस तरह कुछ गलत किया तो ही इज़ मोर देन वेलकम। माजी जिसका डिसाइड करेगा कि क्या वो उसने ऐसी हरकत तो नहीं की जिससे मेरे मुल्क को कोई नुकसान हो। तो अगर नहीं नुकसान है तो हमें तो कोई एतराज़ नहीं। अगर फवाद चौधरी आपकी पार्टी में आना चाहें तो? नहीं, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन नहीं लेंगे। नहीं लेंगे? वो सीनियर पॉलिटिशियन है, हर पॉलिटिकल पार्टी की जीनत रहे, हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन हम नहीं लेंगे। अच्छा शेर भी, रिसेंट अभी एक आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चूड़ियाँ रखी थी, ये क्या माजरा था? देखिए, हमारी तो मरकजी काबीना ने कहा था आप घुंघरू रख लें। अच्छा, वो बल्कि मैं रखना चाहता था, इन्होंने मना किया था। मैं तो कहता इनको घुंघरू दो। उम्मत मुस्लिमा के ममालिक के जितने भी ये बड़े फने खान बने फिर रहे हैं, मैं बोलो घुंघरू पहनो पाँव में और नाचो अमेरिका के सामने, और चूड़ियाँ पहन लो अगर तुम फ़लस्तीन का दिफा नहीं कर सकते। देखो, किबला अव्वल पे हमला हुआ, हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमसे बड़ा बेगैरत कौन है फिर? ऐसे ही है यार, हमारे तो गैरत का तकाजा ही है। इस पे हम बोले नहीं जी नहीं फर्स्ट पाकिस्तान, या सऊदीया वाले बोले नहीं फर्स्ट सऊदीया। तो भाईजान, आज तुम बदवाएं दे रहे हो इसराइल को, कल को कोई और देगा, और बदवाओं से तो नहीं काम चलता। यही तो मैं कह रहा हूँ। तो आम आवाम की क्या जिम्मेदारी है? आम आवाम की जिम्मेदारी अपने हुकाम बाला से पूछे ना, जिसको वोट देते हैं उनसे पूछे क्या कर रहे हो, जिसके पीछे चलते हो उससे पूछो व्हाट हैव यू डन फॉर पैलेस्टाइन, हैव यू रेज्ड योर वॉइस। किससे पूछे शहीद भाई? जिसने नून को वोट दिया उससे पूछा नवाज शरीफ से कि इधर आके 21 अक्टूबर को फ़लस्तीन का झंडा लहरा देते हो। बस 4 साल से जिस मुल्क में मरे हुए पड़े थे, उस मुल्क ने, बरतानिया ने इसराइल की हिमायत का ऐलान कर दिया है। उस हिमायत के बाद तुम 10 दिन उसी मुल्क में थे, एक बयान तुमसे नहीं जारी हुआ। 11वें 12वें दिन पाकिस्तान आके तुम्हें याद आया फ़लस्तीनियों पे जुल्म हो रहा है, वहाँ बयान देते हैं ना, इधर आके शेर बन गए। फिर सर सवाल कौन करेगा? तो इस हवाले से, ये बयान के हवाले से बात करूंगा कि इमरान खान का इसके ऊपर बयान नहीं आया, मगर लोग कहते हैं जेल में गरीब क्या बयान। तो क्या जेल में वो अब जो उनको वकील वकला से मिलने जाते हैं, वकला के थ्रू एक पैगाम भिजवा दें? वो फिर उससे पूछे ना, मैं उसका वकील तो नहीं, मेरी तो अपनी सियासी जमात है। नहीं, मैं वैसे ही एक उसे देना चाहिए, उसे मजम्मत करनी चाहिए। अगर उसे जेल में पता है तो लेना चाह रहा है, उसे स्ट्रॉन्ग बयान देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। इन सब बातों से हट के आजकल आपने देखा नौजवान ना हमारे बहुत मायूस हो चुके हैं मुल्क के हालात से, ठीक है, हमारी इकॉनमी किधर जा रही है, इस मुल्क में स्टेबल नहीं हो सक रहे, तो बहुत सारी जो हमारे यूथ है ना वो बाहर जा रही है। तो आप किस बारे में क्या राय, मतलब आप यूथ को क्या मशवरा देंगे इस हवाले से? पाकिस्तान में रहें या बाहर जाएं, ख़ुद को स्टेबल करें और स्टेबल करें और मुल्क को सर्व करें। मैं उन्हें अभी ये नहीं कहूँगा जी इधर रुको। जब जरदारी के बच्चे बाहर हैं, मियाँ के बच्चे बाहर हैं, खान के बच्चे बाहर हैं, वाई शुड आई स्टॉप लोकल पब्लिक के भाई तुम बाहर ना जाओ, तुम बड़े बड़े मुहिब वतन बन के इधर बैठो, घर में निकम्मे बैठो। तो मैं कहूँगा भाई अपने आप को स्टेबल करो। हमें अल्लाह ने मौका दिया तो हम पाकिस्तान को इस काबिल बनाएंगे कि तुम वापस आ जाओ। हम अभी क्या उसे लारा लगा के बैठे कि बैठो अच्छे दिन आएंगे, इस तरह नहीं होगा। ग्राउंड रियलिटीज इज समथिंग दैट वी मस्ट एक्सेप्ट देम। हाँ, ये बात तो है। एक आपसे ज़रा पर्सनल सवाल। हाँ,
आपने अपने बेटे का नाम सुल्तान सलाहुद्दीन हैदर रखा है, मतलब बड़ा यूनिक नाम है एक। देखिए, मैं एक चीज़ का कायल हूँ कि अपने बच्चों के नाम ऐसे रखें कि बाद में जब बच्चा पूछे कि मेरे नाम का मतलब क्या है और क्यों रखा गया है, तो आप फ़ख्र से बता सकें कि तुम्हारे नाम के दो पहलू हैं। एक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से निस्बत का है, जिसने बैतुल मक़दस फतह किया था। एक हैदर करार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निस्बत से वो है जिन्होंने किला खैबर फतह किया था। तो तुमने इस नाम की लाज रखनी है और जो तवक्कुआत इस नाम के लोगों से होनी चाहिए उस पर पूरा उतरना है। इस वजह से रखा। अच्छा, इन फ्यूचर अगर आपको थोड़ी बहुत सीटें मिलती हैं, ठीक है, मतलब शुरू में थोड़ी बहुत ही मिलती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान आगे आता है, तो इत्तेहाद की तरफ आपकी पार्टी जा सकती है? डिपेंड करते हैं। हम लोग देखें बहुत ही ज़्यादा वो नहीं है फनेटिक किस्म के। नहीं, मतलब आज आप नून लीग होगी, पीटीआई होगी, उस पार्टी होगी, इन पे आप तनकीद करते हैं और अच्छी करते हैं तनकीद। हमने हुकूमत में बैठना है, हमारा फोकस है, क्योंकि हमने जो करारदादें लानी है वो हुकूमत के बेंचेस पे ला के ज़्यादा मजबूती से होंगी। और अगर हमें नज़र आए कि हुकूमत में अक्सरियती वोट हासिल करने वाली जमातें हडर्मी कर रही हैं, तो अपोजिशन के बेंच पे बैठ के हम चीखेंगे। हमने अपना रोल प्ले करना है, इस बेंच पे बैठे उस बेंच पे बैठे। मगर अपोजिशन में आपको पता है पाकिस्तान अपोजिशन क्या कर लेती है। सर हम लोग इंशाल्लाह ताला आपको फ़र्क नज़र आएगा, आपको दिखाएंगे। हम एक भी होए ना, हमारा बंदा वो जड़ा जब ललकारेगा ना आखिरी बेंच से भी, दुनिया देखेगी एक बार कुछ हो रहा है। वो अवामी राय हमें इस तरह बनाएगा कि अगर उसकी बात पे इम्प्लीमेंट ना हुआ तो ये बाकी जो हुकूमती जमातों के कैंडिडेट MNAs है ना, MPAs, ये अपने हलकों में जाने के काबिल नहीं होंगे। आवाम गिरबान पकड़ेगी और पूछेगी कि उस काम का क्या हुआ जो उसने असेंबली के फ्लोर पे तुमसे कहा था। हम इतना शऊर देंगे पब्लिक को। अच्छा शहीर भाई, इन सब टॉपिक से हट के मैं आपसे एक सवाल करता हूँ अपनी जगह। इसराइल और फ़लस्तीन का जो इशू चल रहा है, एक मुसलमान जो है इसके दिल में दर्द हो, उसको तो इस चीज़ की बहुत तकलीफ़ है। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ज़्यादातर सेकुलर और लिबरल पार्टीज़ हैं, उनका मंशूर भी लिबरल है, सेकुलर है। तो दीनी पार्टीज़ हैं जो वोट इस्लाम के नाम पे लेती हैं, उनको आप क्या कहेंगे, उनकी क्या जिम्मेदारी है इस मैं मौके उन्हें के कुछ ऊपर? नहीं कहूँगा। उनकी जिम्मेदारी है रैलियाँ निकालना, वो निकाल रहे हैं। मैं इस पे तनकीद नहीं करूँगा। नहीं करेंगे आप? उनका इख्तियार नहीं है ना बेचारों का। रैली निकाल सकते हैं वो निकाल रहे हैं, एहतजाज करना होता है वो कर रहे हैं। ये तो इक़्तिदार में जो लोग बैठे हैं उनका हक बनता है, चाहे वो दीनी हो या दुनियावी हो, जो भी हो। इफ दे आर डूइंग नथिंग तो चूड़ियाँ पहन लें। घुंघरू भी लेते थे उनको हम। बहुत शर्म का। और हमारे लिए ना, हमसे वो वीडियोस देखी नहीं जाती जब फ़लस्तीनी बच्चों को देखते हैं ना, टांग एक तरफ गिरी हुई है, बाजू दूसरी तरफ गिरा हुआ है, आंखें बाहर आई हुई हैं, बाप सामने एक बेड पे लेटा हुआ है, दूसरे बेड पे बेटा लेटा हुआ है, जले में है, बाप बेटे को दिलासा दे रहा है, बेटा बाप को देख के रो रहा है कि तुमने अपनी क्या हालत दिल काम हो जाता है वाली वीडियोस देख के, फ़लस्तीन के हाल है। आप शायद देख पाते हो, मैं भी 4 साल पहले देख पाता था कि यार ये देखो क्या हो गया, लेकिन आप नहीं देख पाते। जब आपके अपने बच्चे होते हैं ना, आपके जहन में वो आ जाते हैं। तो हमारी तो नींदें नहीं पूरी होती। ये सोचते सोचते हम परेशान हो जाते हैं कि कल को बरोज़े हशर हमारा गिरबान न पकड़ा जाए कि यार तुम्हें और कुछ नहीं तो कुव्वत गुफ्तार ही दी थी, 2-4 बंदे तुम्हें सुनते थे, तुमने व्हाट हैव यू डन, मसलियत के शिकार थे या सीधा बोले थे। बहुत मायूसी होती है। फ़लस्तीनी तो हमें आज ये कहते हैं कि हमें ना टरखाओ इस बातों पे कि हम तुम्हें डबल रोटियां दे रहे हैं, खाने दे रहे हैं, चंदे दे रहे हैं। वो कहते हैं हमें क्लाशनकोव दो, नहीं तो जाओ दफ़ा हो जाओ। देखें दुनिया की हर चीज़ चाइना में बन जाती है, ऐसा ही है, लेकिन गैरत, जुर्रत और बहादुरी फिर फ़लस्तीन की प्रोडक्ट है। ये बात तो है। अंबिया की सरजमीन उसको अहमी तो नहीं है वो ये प्रोडक्ट वहाँ की है। बिल्कुल। वहाँ की माओं को सलाम है, वहाँ के मुजाहिदीन को सलाम है, वहाँ के बहनों बेटियों को सलाम है जो हथकड़ियाँ लगी होती हैं और मुस्कुरा रही होती हैं। तो वी मस्ट सल्यूट देम। एंड हम शर्मिंदा हैं, हम बहुत शर्मिंदा हैं कि हम एसी वाले कमरे में बैठे हुए हैं, अच्छे एटमॉस्फेयर में बैठे हुए हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट बेगैरत हो गया। तो शेर भी एक आम मुसलमान कर भी क्या सकता है इसके अलावा? मतलब आपको क्या, मतलब आपके नज़दीक एक आम मुसलमान है जिस तरह आप और मैं, हम और भी वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स जो हम नहीं कर पा रहे। हम हाकिम वक्त को चाहे तो मजबूर भी कर सकते हैं। हाँ, रैलियाँ निकाली हैं, प्रोटेस्ट किए हैं, ज़्यादा से यही कर सकते हैं। रैली और प्रोटेस्ट में जो बातें करनी चाहिए अगर वो कर लें तो हाकिम वक्त मजबूर भी हो जाए, लेकिन हम मसलियत का शिकार हैं। और ये बात हाकिम वक्त भी समझता है और हम भी समझते हैं।
कुछ हमारी मजबूरियाँ होंगी, कुछ उनकी मजबूरियाँ होंगी। हमारी मजबूरियाँ ये है कि हमारे सामने अपनी माँ, बहन, बीवी, बेटी आ जाती है। ऐसा ही है कि हम इनके बाप को ललकारेंगे तो ये तो नाराज़ होंगे। बिल्कुल। ये मामला है। अच्छा शेर भी बस पॉडकास्ट को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, तो आपसे बस एक कोई अपनी स्टूडेंट लाइफ का कोई ऐसा वाक़या बताएं, ठीक है, जो स्टूडेंट यूनियन में जिसमें आप थे, कोई ऐसा कोई यादगार वाक़या जो अब ऑडियंस को अभी तक ना पता हो। स्टूडेंट लाइफ के यार बड़े चंद चाड़े हैं हमने उस दौर में। अच्छा। हाँ, एक है, काफ़ी लोगों को सुनाया भी है मैंने। हमें हमारे यूनिवर्सिटी ने कहा था कि अमेरिकन एम्बेसी में जाके तकरीर करनी है। अच्छा। तो हमने कहा यार हम नहीं जाएंगे, वहाँ झंडा शंडा लगा होता है इनका, हमारी तस्वीर किसी ने खींच ली, वो कहेंगे बिक गया। हाँ। मैं आई रिफ्यूज्ड। मैं क्लास में आया तो मैंने कहा यार हम जो ये अमरीकी झंडे चलाते रहते हैं उससे अमेरिका की सेहत पे तो फ़र्क कोई नहीं पड़ता, अपनी आवाम को जलील करते हैं। ऐसे ही है। उनके एम्बेसी का प्रोग्राम है, उधर जाके ज़रा उन्हें जलील करते हैं। तो मैं गया HOD साहब के पास, मैं कहा सर मैं जाऊँगा। मगर ठीक है तकरीर लिख के दो। मैंने एक तकरीर दिखाई, मलाला बड़ी नेक खातून है, आफिया सिद्दीकी को सही गिरफ्तार किया गया और दहशतगर्दी के ख़ात्मे और अमन के क़याम के लिए अमेरिका का साथ देना चाहिए। उन्होंने कहा यार ज़मीर मेरा भी नहीं मानता, लेकिन जाओ आपको इजाज़त है। हमने HOD साहब से कहा कि 30 बच्चों का वफ्द होना चाहिए, BBA इलेक्ट्रिकल एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के 10-10 बच्चे होने चाहिए, एक कोस्टर करा के दें और 3 टीचर सुपरवाइज़र के तौर पे हों जो वहाँ ऑडियंस में बैठे, ताकि वो भी अमेरिकन एम्बेसी देख सकें। वो अमेरिकन एम्बेसी तो नहीं, नेशनल लाइब्रेरी में होता, उसके स्टाफ को देख लें तो बड़े खुश हो जाएंगे गोरे कैसे होते हैं, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा उन्हें। जब हम जा रहे थे ना तो रास्ते में मैंने उन्हें कहा कि यार तकरीर में कुछ और करूँगा, तो तुम्हें समझ आए ना आए, क्योंकि अंग्रेज़ी की तकरीर है ना तो मैंने भी रटी हुई है, तुम्हें समझ आए ना, ताली बजा देनी है, अगर नारा भी लगा देना है मौका मिला तो, और अगर उनके सिक्योरिटी वाले आ गए मुझे रोकने के लिए तो पै जाना है उधर, आगे देखी जाएगी। उन्हें खैर रास्ते में मोटिवेट करके मैंने हल्फ शल्फ उठा लिया। वहाँ हम गए, तकरीर का मौजू था इज़ एजुकेशन नेसेसरी फॉर पीस, क्या तालीम अमन के लिए ज़रूरी है? मैंने कहा जी नहीं जी, तालीम अमन के लिए ज़रूरी नहीं है। अब इसके लिए मुझे लॉजिक देनी थी। मैंने एम्बेसडर की तरफ इशारा करके कहा व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? तो इट माइट बी 99%। अच्छा। मैंने कहा if education is necessary for peace, then the world's most well-educated and highly qualified nation, the United States of America, would not be held responsible for the terrorism and insurgency in Iran, in Iraq, in Libya, in Syria, in Lebanon, in Afghanistan, and in the Balochistan province of Pakistan. अब ये जुमला कंप्लीट नहीं हुआ कि अवाम ने जो जनाब हूटेंग और तालियां शालियां शुरू कर दी। हाँ। फॉर्मल प्रोग्राम्स होते हैं लेकिन अवाम तो आगे पाकिस्तानी बैठे होते हैं सारे। और फिर जो भी हो, जितना बड़ा कोई अमेरिका के वीज़े का ख्वाहिशमंद हो, सच को तो फिर बंदा पसंद करता है। वो जनाब हूटेंग शूटेंग हुई उधर आगे। वो फिर 2015 की ये बात है गालिबन, जो मैंने तकरीर की 8 साल पहले, यूट्यूब पे अवेलेबल भी है। अच्छा। उस पे फ्रांस में गुस्ताखाना खा के पहली बार चार्ली हेब्डो ने उस दौर में किया, मैंने उसके अगेंस्ट भी फिर बात की। सही। और फिर मैंने जब नामूस रिसालत का टॉपिक आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो मैंने कहा कि डियर एक्सीलेंसी, लेट मी टू एक्सप्रेस द एक्सटेंट ऑफ माई व्यूज़ इन माई नेशनल लैंग्वेज बिकॉज योर ब्लडी इंग्लिश लिंग्विस्टिक कैन नॉट एब्जॉर्ब माई इमोशंस। कि मेरे आका की हुर्मत का मामला तो मैं कौमी ज़ुबान में अपनी ज़ुबान में बात करूँगा, तुम्हारी ज़ुबान मेरे जज्बात की अक्कासी नहीं कर सकती। अब जब मैं उर्दू में शुरू हुआ, मैंने ये शेर पढ़ा कि हमने हर दौर में तकदीस रिसालत के लिए वक्त की तुंद हवाओं से बगावत की है, छोड़ कर सिलसिला सियासत का फसूं फ़कत एक नाम मोहम्मद से मोहब्बत की है। तो वहाँ एक रोंगटे जिस तरह खड़े होते हैं ना आवाम के, एक वो कैफियत थी। एंड देन पर्ची आई या इशारा हुआ कि यार आपका टाइम ओवर हो गया, और इशारतन कहा गया कि नाराज़ हो रहे हैं आप, क्या शुरू हो गया, मतलब है कि टॉपिक कोई और था, आप उसे कहीं और ले गए, और उर्दू भी शुरू हो गया, मतलब है कि मुकाबला तकरीरी जो अंग्रेजी में था। अब हम कौन सा मुकाबला करने गए थे, हमने तो भड़ास निकालनी थी अपने दिल की, और अच्छा फॉरम मिल गया था भड़ास निकालने का। एनी हाउ हुआ कुछ यूँ कि जब वो ये पैगाम मिला इनडायरेक्टली कि नाराज़ हो रहे हैं, फिर राहत तंदूरी के 2 शेर मैंने सुना है कि अगर नाराज़ हैं होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है।
अच्छा, ये बात करके मैं स्टेज से उतरा और मैं कुर्सी पर नहीं बैठा, वॉक करते करते बाहर निकल गया ऑडिटोरियम से। तो बाकी का सारा मजमा मेरे पीछे जो है ना, जिंदाबाद मुर्दाबाद, आधा कोई मजमा जो है ना वो करते करते बाहर निकल गया। स्टूडेंट्स थे कॉलेज यूनिवर्सिटीज के सारे जो सुनने आए हुए थे, उन्हें ज़्यादा जिंदाबाद वाले ही होंगे। नहीं मतलब वो अमेरिका मुर्दाबाद थे, फलाना जिंदाबाद, ये करते करते मतलब हमारी फेवर में ही था सारा मजमा। मजमा पाकिस्तानी हो तो फिर वो से आप अमेरिका में भी बिठा दे, पाकिस्तानी पाकिस्तानी होता है, फिर ऐसे ही है, वो निकल आए। अच्छा शहीद भाई, ये इन सब टॉपिक सेट के वैसे एक बात थी, क्योंकि मैं खुद भी एक वकील हूँ, तो आपसे वैसे पूछूंगा वकला बरादरी साहब के कुछ तवक्कुआत हैं और उनके लिए कोई मैसेज? हाँ, हमें वकला ने हमेशा सपोर्ट किया। मैंने आज तक किसी मुकदमे के मुझे पैसे नहीं देने पड़े वकील को। अच्छा, आप अगर नजरिए के लिए जदोजहद कर रहे हैं, आवाम आपको वोट भी देती है, नोट भी देती है, और वकीलों ने कभी पैसे नहीं लिए। सीनियर से सीनियर वकला ने, अलबत्ता वो चाय भी खुद ही पिला लेते हैं। मैं तो बल्कि सुबह सुबह आपको पता है 8 बजे पेशी के लिए जाना पड़ता था, तो वो नाश्ता भी वकीलों के पास ही करता था उधर कचहरी में। हाँ, तो वो वकीलों की एक चीज़ बड़ी अच्छी है, आप अगर नज़रिए के साथ है ना तो ये आपको सपोर्ट करते हैं। ये हमारा अदालती निज़ाम इस मामले में बड़ा अच्छा है। अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा प्रेशर ना आ जाए ना, तो ये भी एक ग्राउंड रियलिटी है। ऐसे ही लेकिन जितना वो झेल सकते हैं वो झेलते हैं प्रेशर और करते हैं। देखें, वकील पाकिस्तान के बानियों में से हैं। ऐसे ही है, कायद कौन थे, इकबाल कौन थे, सारे वकील थे। तो इनका एक और चीज़ सबसे अच्छी होती है वकला की कि ये सारे अच्छे ऑरेटर भी होते हैं, इनकी कन्विंसिंग पावर अच्छी होती है, स्पीकिंग पावर अच्छी होती है। काम जो ये सारा दिन करना, और फिर कानून को जानते हैं, आइन को समझते हैं। तो हम तो ब्लेसिंग समझते हैं वकला जब हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे होते हैं। अच्छा सी, अपना शेर भी बस इसको वाइंड अप करते हैं पॉडकास्ट को। आखिर में आपका 12 नवंबर को एक जलसा हो रहा है, उस हवाले से आवाम के लिए कोई मैसेज? 12 नवंबर को मैं आवाम से कहता हूँ कि अपना खाना अपने साथ लाएं, हम और कोशिश करें अपने साथ 1-2 बंदों को और भी खाना ले आएं। कोई सिंध से हमारे मेहमान हैं, बलूचिस्तान से हैं। हमारी तरफ से किसी को बिरयानी की प्लेट, कीमे वाला नान नहीं दिया जाएगा। ना हम आपको कहते हैं कि आपको जन्नत का टिकट दिया जाएगा, ना होंडा 125 हम दे सकते हैं। ये जो बातें आप कर रहे हैं, इस तरह तो फिर लोग नहीं आएंगे? लोग आएंगे, आएंगे, डबल आएंगे, आप देखिएगा। अब सिर्फ वो आएगा जैसे पाकिस्तान से मोहब्बत है। पहले लोग आते थे कि जनाब वो ट्रांसपोर्ट मिल जाएगी तो घूम फिर आएंगे। हमारे पास तो लोग अपने मोबाइल और बाइक्स बेच के भी आए हुए हैं किसी दौर में। हमारे पास लोगों ने जलसे कराने के लिए, अपना रोल प्ले करने के लिए बड़ा रोल प्ले किया जी लोगों ने। आवाम बड़ा दर्द रखती है, बेचारी इस्तेमाल हो जाती है। बस दुआ करें कि हम आवाम के इस दर्द की हकीकी मायनों में तर्जुमानी कर सकें। पाकिस्तान के हर मसले का हल हम 12 नवंबर को लियाकत बाग में रखेंगे। आवाम हमें वोट ना दे, एक बार सुने, हम पसंद आ गए तो हमारा साथ दे, नहीं तो मरियम के पापा भी इधर हैं, बिलावल के पापा भी इधर हैं, उन्होंने बड़ी खिदमात सर अंजाम दी हैं पाकिस्तान के लिए, उनको वोट दे दें। तीसरी नस्ल को उनके आगे दोबारा गुलाम बना दें, हम नहीं पसंद आते तो। शेर भी आपको बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे लिए, बहुत नवाजिश, और आपने हमें टाइम दिया। शुक्रिया आपका। आप लोग इस स्टूडेंट लाइफ में भी अगर टेक्सला से इधर आ रहे हैं 2 घंटे का सफ़र एक साइड का करके, एंड आई नो कि अब पेट्रोल के रेट्स क्या हैं, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि किस तरीके से एक स्टूडेंट लाइफ मैनेज होती है। मैं 2-3 साल पहले स्टूडेंट लाइफ से ही काट के इधर पहुंचा हूँ, तो हमें पता है हम पॉकेट मनी से किस तरह मैनेज करते थे, कितना मुश्किल होता था। तो इट्स यू पीपल जिनकी वजह से हमारा पैगाम लोगों तक पहुँचता है, तो शुक्रगुजार मुझे होना चाहिए, मैं शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच शेर भाई। पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में नेक्स्ट गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।